कैसे हैं? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का एक नया टॉपिक। आज हम बता देते हैं आपको, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, आज पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा। अगर आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो आप कलम और कॉपी लेकर के इस वीडियो के साथ बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो आज बताने वाला हूँ वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। और ये परीक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों कि ये परीक्षा में आ भी सकता है, आ ही नहीं 70% चांस है कि इससे प्रश्न बनेंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताएंगे, कुछ सवालें बताएंगे जो आपको पेपर में बहुत उसके मदद मिल सकता है उस प्रश्न से। तो बस दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यदि नए चैनल पर नए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यदि आप थोड़ा भी अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह का नहीं वीडियो को ये करते हैं तो आपको आने वाली जो वीडियो होती है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो नहीं मिल पाएगी तो फिर आप अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको फोर्स नहीं करता, अगर वीडियो पसंद पड़ती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब पहले वीडियो तो देखिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए यार इतना हम मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी तो काम बनता है ना कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्लास 10 में फिजिक्स का पहला चैप्टर कौन सा होने वाला है। देखते हैं कि क्लास 10 में पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो क्लास 10 में हमको पढ़ना है फिजिक्स का पहला चैप्टर 1 होगा, ठीक है। चैप्टर 10 हम यहाँ पे लिखें और फिजिक्स के हिसाब से देखा जाएगा तो चैप्टर 1 होगा, ठीक है ना। इसमें जो हमको पढ़ना है पहला चैप्टर में क्या है, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हमको क्या करना है, जानना है, ठीक है ना। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो पूरा दिमाग से बाहर चला जाएगा। तो आप लोग को पूरा दिमाग एक जगह शांति करके ही पढ़ना होगा, तब ये दिमाग में आएगा। देखिए पहला इसमें जो पॉइंट होगा वो प्रकाश का गुण क्या होता है, ठीक है ना। पहला जो हमको पढ़ना है वो क्या है, प्रकाश का गुण क्या होता है। तो प्रकाश के गुण के बारे में पहले जानते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हर व्यक्ति का एक अपना गुण होता है, उसी प्रकार प्रकाश का भी एक अपना गुण होगा। आइए देखते हैं कौन सा गुण है जिसके गुणों से हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला इसमें जो पॉइंट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रकाश सीधी और सरल रेखा में गमन करती है। एकदम सीधी सी बात है दोस्तों, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, एकदम जितनी यहाँ पॉइंट है, जितना सारा पॉइंट है सब पूरा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। पहला पॉइंट है, प्रकाश सीधी और सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है, ठीक है ना। वह कभी भी टेढ़े या मान लीजिए कहीं ज्यादा टेढ़ा में रास्ता होगा उस जगह पे वो प्रकाश नहीं जाता है। कभी भी प्रकाश जाएगा तो सीधे ही रास्ता में क्या करती है, वो गमन करती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश एक विद्युत तरंग है, उसे संचारण करने की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। जो प्रकाश है वह एक तरंग क्या है, विद्युत का है, और वह किसी स्थान पर जाने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता उसको नहीं होती है, ठीक है ना। उसे ही कहते हैं प्रकाश एवं विद्युत तरंग है, इसे संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा नंबर, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में कितना होती है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको हेडलाइट कर दिया ताकि ये आप लोगों को पहले ही नजर पे आएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसको बक्स में भर दिया ताकि आपके नजर से पहले ही दिखाई देगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड के हिसाब से वो अपना चाल चलती है, ठीक है ना। तो दोस्तों यह आप लोग को याद हो गया कि प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है कितना होती है, 3 × 10⁸ और s, यानी मिनट प्रति सेकेंड के हिसाब से वह चलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपारदर्शी वस्तुओं में प्रकाश तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाती है। अपारदर्शी किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम हैं, अब यहाँ से टार्च बारेंगे तो क्या प्रकाश इधर जाएगा, आर पार हो पाएगा, नहीं, तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा एक परछाई जो मतलब कि जो निगेटिव होता है, जो परछाई जिसको बोला जाता है, वो साइड में क्या होगा, बन जाएगा। जैसे रातों में क्या होता है, या किसी प्रकाश के सामने आप खड़ा होइएगा तो देखिएगा आपका एक
प्रतिबिंब पीछे साइड में बनता है, उसी को तीक्ष्ण प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है। तो वही अपारदर्शी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इसमें आप कितना भी लाइट बारिएगा ना, कितना भी इसमें प्रकाश प्रवेश कराइए, क्या इसमें जाएगा? कभी नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब उसमें प्रकाश आर पार ना हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे, ठीक है ना। तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है तीक्ष्ण बनता है और वो पीछे की साइड बनता है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक नोट बोलकर यहाँ एक लाइन लिखा है, इसलिए लिख दी है ताकि ये चीज आप लोगों को पहले याद रखना पड़ेगा, या तो सब रखना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रकाश का जो चार्ज होता है सबसे ज्यादा किस में होता है? निर्वात में होता है। उसके बाद किस में होता है? गैस में होता है। उसके बाद किस में होता है? द्रव्य में होता है। और उसके बाद किस में होता है? ठोस में होता है। ठोस में तो ना के बराबर भी होता है। ठोस में कभी लाइट का प्रकाश दीजिएगा, कभी प्रकाश उसमें प्रवेश करे, कभी होगा कभी नहीं होगा। ठोस में यानी प्रकाश नहीं जाता है। लेकिन सबसे जो तेज चलता है निर्वात और गैस, और थर्ड नंबर पर द्रव्य हो सकता है कभी इसमें जा सकता है, अन्यथा इसमें भी 50% ही जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश का जो चार्ज होता है सबसे ज्यादा किसमें? निर्वात। निर्वात पर से गैस, गैस पर से किसमें होता है? द्रव्य, और द्रव्य पर से किसमें होता है? ठोस, ठीक है। एक चीज और हमने यहाँ पर लिखा एक पॉइंट और, कि जो समुन्द्र में जो होता है, समुन्द्र में 200 मीटर गहराई तक क्या होता है? प्रकाश अंदर तक जाता है। जो समुन्द्र में जो उसकी पानी होती है, उसकी जो गहराई होती है, कम से कम 200 मीटर गहराई तक प्रकाश क्या करता है? अंदर तक जाता है, उसके बाद वह नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो आई होप कि यह पॉइंट सारा आपको क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया। हमको यह उम्मीद है यह पॉइंट्स याद हो गया। आज हम इसी उम्मीद से आए हैं कि आज मैं जितना भी पढ़ाऊंगा आपको याद होकर ही रहेगा, और आपको याद होना ही है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो आई होप कि पूरा पॉइंट्स क्लियर हो गया। हमने क्या जाना इस पॉइंट में? प्रकाश के गुण क्या हैं? तो प्रकाश के गुण 1 2 3 4, हमने 4 पॉइंट लिखा, ठीक है ना। प्रकाश के गुण कितने हैं? 4। और भी आप लोग एनसीईआरटी बुक से ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पे इजी मिला, जो इजी लगा, उसको हमने क्या किया? यहाँ पे लिख दिया। जो आपको काम में आए, जो आपके लिए अच्छा है, उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ना है हमको? तो पहला जो पॉइंट था हमने क्या किया? उसको कवर किया, उसके बारे में हमने जाना। पहला पॉइंट था प्रकाश का गुण। अब देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। देखिए पहला इसमें जो पॉइंट है, प्रकाश क्या होता है? टकरा करके वापस आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश अगर यदि किसी चिकने तल पर आप ट्रांसफर कराएंगे तो प्रकाश तुरंत ही क्या होता है? आता है, फिर टकरा करके वो प्रकाश वापस चला जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए। किसी वस्तु को जब भी हम देखते हैं तो वह वस्तु से हमें देखने से पहले उस वस्तु पे प्रकाश क्या होती है? आ करके पड़कर और टकरा कर वो प्रकाश हमारे रेटिना पर पड़ती है, तब जाकर के वह प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है और हम जानते हैं कि वह एक वस्तु वहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना। तो जो प्रकाश होती है कभी भी चिकने तल से, जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस पे जब भी हम प्रकाश को परिवर्तन करेंगे तो इस पर आने के साथ साथ फिर ट्रांसफर हो जाएगा, किसी न किसी गति में क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। उसी को कहा जाता है टकरा करके वापस आना, यानी इस तल से टकरा कर फिर क्या करना? वापस की तरफ जाना। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश के कारण ही किसी वस्तु को हम देखते हैं, या प्रकाश के कारण किसी वस्तु को ही दिखाई देती है। तो इसके पहले मैं जो बताया हूँ कि जब भी कोई वस्तु, यहाँ पर समझ लेते हैं एग्जाम्पल लेकर के, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या एक समतल दर्पण रख दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने कोई एक वस्तु रख दिया। इस वस्तु को देखने के लिए अगर यदि जब यहाँ से प्रकाश पड़ेगा तो यह प्रकाश, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है ना, यह व्यक्ति जैसे प्रकाश यहाँ पर पड़ा तो ये प्रकाश जैसे स्थल पर पड़ेगा तो ये प्रकाश तुरंत इस यहाँ पे आएगा और यहाँ से टकरा कर इस आँख यानी रेटिना पर जाएगा। तब हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई एक वस्तु रखा गया है, यानी हम वो बहुत तेज गति चलता है। जैसे हमने यहाँ पर बताया था ना, उससे भी वो क्या होता है? तेज चलता है। जैसे उस पर आकर प्रकाश वस्तु पे समतल पर पड़ा, वह तुरंत ट्रांसफर होकर के उस वस्तु पे जाएगा और वह हमको दिखाई देता है। तो हमको पता चलता है कि वह डस्टर है, वह चक है, वह पेंसिल है, जो भी वस्तुएं हो सकती है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं क्या वहाँ पर एक कोई वस्तु रखा गया है। उसी को कहा गया है कि प्रकाश के कारण ही कोई वस्तु को हम देख सकते हैं, और यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है 3 नंबर, ब्लैक होल में क्या होता है? ब्लैक होल में
ब्लैक होल में प्रकाश परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों आप लोग को याद रखना होगा, ब्लैक होल में जीवन में कभी भी प्रकाश उसमें प्रवेश नहीं कर सकता या परिवर्तन नहीं हो सकता है। यही प्रश्न आपको परीक्षा के हिसाब से पूछता है, वह कौन सी वस्तु है, वह कौन सा है जिसमें प्रकाश परिवर्तन नहीं हो सकता है। दोस्तों तो आपको इसमें टिक लगाना है। ब्लैक होल में क्या होता है, कभी भी प्रकाश परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं भी होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैक होल में प्रकाश कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। परावर्तन का सबसे सरल उदाहरण देखा जाए तो वह दर्पण है। परावर्तन का सबसे सरल उपाय, सरल यदि उदाहरण लिया जाए तो सबसे सिंपल सी बात क्या है, दर्पण है। दर्पण देखिए ना, कभी भी हम मतलब क्या करते हैं, केस देखने के लिए, अपने चेहरे को देखने के लिए उस दर्पण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सबसे सरल उपाय क्या है, दर्पण। ठीक है ना, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमने एक नोट बोल करके लिख दिया कि दर्पण ग्लूकोज का क्या होता है, बना होता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि दर्पण क्या चीज का बना होता है। तो दर्पण में ग्लूकोज मिला होता है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, कलई या पेंट, कलई या पेंट किस चीज का किया होता है, यानी इस वाले जो साइड में पेंट किया हुआ होता है। दोस्तों आप लोग जो देखते हैं जो अपना चेहरा, उस दर्पण के पीछे देखिएगा एक सफेद कलर का लेप लगाया जाता है, और लेप लगाने के बाद ही वो हमारा चेहरा दिखाई देता है, अन्यथा वो चेहरा दिखाई नहीं देता। तो समतल दर्पण में ही लेप लगाया जाता है, और वह लेप होता है एल्युमिनियम और ब्रोमियम को मिला करके वह लेप बनाया जाता है, जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड का उस पर कलई या पेंट दिया जाता है, और वही पेंट हमारे प्रतिबिंब और हमारे चेहरे को देखने के काम आता है। अगर समझिए वो अगर लेप नहीं दिया होता तो यह प्रकाश इधर से आता और प्रकाश पार हो जाता है। तो वही प्रकाश जैसे हमें पड़ता है इस तल पे, तो फिर वापस लौट करके आता है, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो क्या जिसका उसमें पेंट होता है या कलाई, सिल्वर ब्रोमाइड का उसमें पेंट या कलाई होता है, और ग्लूकोज के मिक्सचर से क्या बना होता है, दर्पण बना होता है। तो यह चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, कि यही परीक्षा में पूछता है कलई किस चीज का किया हुआ होता है, दर्पण के पीछे कलई किस चीज का किया जाता है। तो बहुत से ऑप्शन दिए रहेंगे, कार्बन रहेगा, ठीक है ना, उसमें ये भी रहेगा, सिल्वर ब्रोमाइड भी रहेगा, ठीक है ना। फिर उसमें मान लीजिए कि और भी कुछ 2-3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपको सही रहेगा, और इसी ऑप्शन में आपको क्या करना है, टिक लगा करके आना है। तो आई होप कि ये प्रकाश का जो परिवर्तन होता है हम लोग समझ गए। अब इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत, नो दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा है, बहुत गर्मी हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का परिवर्तन का नियम। ठीक है ना, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश का परिवर्तन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या है दोस्तों, याद रखिए पहला नियम है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस नियम में हमको पढ़ना है, क्या क्या बातें पढ़ना है, पूरा इस बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, इसी के बारे में हमको पूरा विस्तार से जानना है। सबसे पहले इसको हम नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इमेज को देखते हैं, और इमेज को देखने के बाद हम इस लाइन को क्या करेंगे, समझेंगे। आइए पहले इमेज देखते हैं। हमने एक दर्पण लिया दोस्तों, इसको हमने क्या नाम दिया, समतल दर्पण। ठीक है ना, समतल दर्पण इसको हमने नाम दिया। अब देखिए प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या होता है कि जिस बिंदु से यानी जिस रेखा में यह प्रकाश आ रहा है, ठीक उतना ही कोण और उतना ही रेखा पर यह क्या कर रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना, तो जो रेखा, जो किरण आती है, उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित मतलब आना, आपतित मतलब क्या होता है, आना। तो जो किरण यहाँ पे आती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और यही किरण आ करके फिर वो परिवर्तित हो जाती है, ऊपर फिर दूसरी दिशा में जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यानी आने वाले को आपतित और जाने वाले को परावर्तित, आने वाले को आपतित और जाने वाले को परावर्तित। दोस्तों याद इस तरह का रखिए। ठीक है ना, और बीच में देखिए, बीच में हमने क्या रखा, बीच में क्या है, अभिलंब, जिसका नाम हमने क्या दिया, अभिलंब। बीच में हमेशा अभिलंब होता है, इसका काम होता है कि बीच के दो पार्ट्स को क्या करना, इक्वल बांट देना, इन दोनों भाग को क्या करना, बराबर बराबर करके बांटना अभिलंब का काम होता है। ठीक है ना, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो बीच का कोण होता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो बीच का कोण होता है, वह होता है आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है,
आपतन कोण, और आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। दोस्तों आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, आपतन कोण को क्या करना, आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। और यहां से लेकर के इस अविलंब से लेकर के और इस बिंदु जो परिवर्तित किरण हो रही है, इस वाले कोण को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कोण। क्या कहते हैं, परिवर्तन कोण। और इसको दर्शाते किससे हैं, ये वाला भाग परिवर्तन कोण है, इसे दर्शाते आर से हैं, यानी स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो हमने क्या सीखा दोस्तों, आने वाली किरण, ठीक है ना, उसको आपतित किरण, जाने वाली को परिवर्तित किरण, और आने वाले किरण से अविलंब के बीच वाले जो कण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और परिवर्तित यानी जाने वाली जो रेखा होती है, जो किरण होती है, उसके और अविलंब के बीच की जो रेखा कोण होता है, उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन कोण। तो याद रखिएगा, ये इसको हम क्या कहेंगे, परिवर्तन कोण, और इसको आपतन कोण। तो इसको आर से दर्शाते हैं और इसको आई से दर्शाते हैं। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम यहाँ पर जो लिखे हैं इसको समझते हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कोणों को हमेशा अभिलंब से नापते हैं। किससे नापते हैं, कोण को हमेशा अभिलंब के द्वारा ही नापा जाता है, और किसी से हम नहीं नाप सकते हैं। इसीलिए बीच में क्या किया गया, अभिलंब लगा दिया है, ताकि ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट सके। ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपतन कोण। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि आपतन कोण जो होता है, ये वाला आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, इक्वल टू लगा दिया है, कि कभी भी जो आपतन किरण होती है वो आती है जितने रेशियो में, उतने ही रेशियो में वो जाती भी है। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, आपतन कोण इक्वल टू परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी दोनों इक्वल होते हैं, इन दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपतित किरण, ठीक है ना, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है ना, एक ही बिंदु पर। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या रख दिया, पी रख दिया। इसी पी वाले बिंदु पे तीनों आकर क्या करें, मिल रहे हैं। ठीक है ना, पी वाले बिंदु पर तीनों आकर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और यही कारण होता है कि हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, अन्यथा दिखाई नहीं देता। अगर ये तीनों एक बिंदु पर नहीं मिलते तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। और ये प्रतिबिंब दिखाई देता है तो इसका मुख्य कारण यही है कि वो तीनों एक ही बिंदु पर आकर क्या होते हैं, मिलते हैं, यानी परिवर्तन होते हैं। या आपतित किरण आती है, या परिवर्तित किरण होती है, या अभिलंब होता है। तो एक बात में कहें तो तीनों आकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसीलिए प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। आई होप कि यह पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और प्रकाश का जो परिवर्तन का पहला नियम है, ये आप लोगों को पूरा स्पष्ट समझ में। हाँ दोस्तों, हमने क्या पढ़ रहे थे, हम यह पढ़ रहे थे कि मतलब प्रतिबिंब जो प्रकाश का परिवर्तन का नियम होता है, इसका हमने पहला नियम देखा। ठीक है ना। इस पॉइंट्स को हमने क्लियर किया तो हमने इसी के कारण क्या होता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। किसके कारण, या आपतित किरण, परिवर्तन किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पे होते हैं, यही कारण होता है कि प्रतिबिंब दिखाई देता है, अन्यथा वो दिखाई नहीं देता। दोस्तों यह पॉइंट्स पूरा क्लियर हो गया। आई होप कि मुझे पता है कि आप लोग को भी याद हो गया और समझ में भी आ गया। ठीक है ना। अगर यदि यह समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगी। और मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग में कि मैं वीडियो के अंत में कुछ ऐसा ही बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होगा और परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा। तो हम अब उस चीज़ पे बात करेंगे जो हमने आपसे कहा था। तो वीडियो के लास्ट में हम ये बता रहे हैं कि इस पर हम क्या करेंगे, एक या दो हम ऐसा सवाल लेंगे ताकि हमको पूरा समझ में आएगा, और उसमें से कोई एक ना कोई एक उस तरह का सवाल आपको पेपर में मिलने वाला ही है। मिलेगा, आएगा तो आएगा ही। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि वह सवाल क्या है और उस सवाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, दो सवाल लिए हैं, दो सवाल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में, सवाल के बारे में कैसे क्या कहता है, कैसे बनाना है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो इमेज को भी देखना है और सवाल को भी देखना है। हमने दो सवाल लिया, पहला सवाल इधर एक है और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है ना। पहला सवाल आप देख लीजिए क्या है, एक किरण समतल दर्पण से 50 डिग्री का कोण बनाती है तो R का मान ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि अगर कोई एक किरण है जो समतल दर्पण से कितना का 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो कह रहा है कि R का मान क्या होगा।
तो आर का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ से अगर चलता है तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक एक अभिलंब है, तो यह पूरा कितना का है, यहाँ से ले करके यहाँ से और यहाँ तक कितना का है, पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना का, 90 डिग्री कोण बनता है। और जबकि यह पहले हमसे कह दिया है कि समतल दर्पण में 50 डिग्री का कोण बनता है, तो आर का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, थोड़ा भी घबराने की बात नहीं। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, ताकि आप लोग कंफ्यूज कर दिया जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस कंसेप्ट यहाँ पर रखिए। देखिए हमने सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री कितना दिया है, 50। इसमें से हम क्या करेंगे, 50 डिग्री को घटा देंगे। तो जब 50 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 40 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। यानी कहने का मतलब कि ये जो हमारा आर का मान पूछ रहा है वो कितना है, 40 का है। तो हमने क्या सीखा इसके पहले दोस्तों, कि आई यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने क्या सीखा इसके पहले, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, ठीक है ना। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, ठीक है ना। तो आपतन कोण हमको कितना मिल गया, अगर यदि आर का है या आई का है तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का कोण बनना है। तो आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 40, या आर पूछ रहा है तो आर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 40, आर इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि एकदम सिंपल सा एक प्रश्न पूछेगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके और बहुत क्रिटिकली प्रश्न पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल जितना भी सवाल होता है दोस्तों, आपको क्रिटिकली नहीं पढ़ना है, क्योंकि पेपर में एकदम ईजी करके पूछता है और वो आपको कंफ्यूज कर देता है। तो बस ऐसे ही प्रश्नों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है कैसे हमको करना है, ठीक है ना। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, और दूसरा प्रश्न हमारा क्या है उसको थोड़ा हम ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न यह कह रहा है कि एक किरण एक समतल दर्पण के तल से, दोस्तों यह चीज ध्यान में दीजिएगा, हमने इसमें समतल दर्पण से 50 डिग्री कोण बना था, लेकिन इसमें कह दिया तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये बताइए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो तल क्या होगा, ये वाला तल होगा, जो नीचे का जो है क्या है, तल है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर यदि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर यदि 35 डिग्री का कोण बनाता है, तो सिंपल सी बात है कि इधर भी 35 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि हमने तो इसके बारे में पढ़ लिया पहले से ना। पहले से हमने पढ़ा कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसको निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, यह 90 होता है ना, इधर का एक 90 होगा, तो इधर 90 से हम क्या करेंगे दोस्तों, 19 में से 35 निकाल लेंगे, -35 कितना बचेगा, 90 में से यदि 5 जाएगा तो इधर हो गया 5, इधर बच गया कितना, इधर आपका 90 में से इधर घटा लेते हैं दोस्तों, 90 में से 35 गया तो 10 में से 5 गया, आपका हो जाएगा 5, इधर 8 में से 3 गया, इधर बच जाएगा 5। तो आपका कितना हो जाएगा, 55 डिग्री दोस्तों, कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। अगर एक का निकल गया, यानी मान लीजिए कि ये आई का निकल गया, तो आर का भी दोस्तों यही होगा 55 ही डिग्री। लेकिन हमसे वो क्या कह रहा है कि आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण का योगफल निकालिए। अगर ऐसे भी कह दे तो कोई घबराने की बात नहीं, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 110 डिग्री बनेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, बस मेरे साथ बने रहिए। पूरा दम फिजिक्स 0 लेवल से पढ़ना है, कहीं भी नहीं छूटेगा और कहीं भी आप नहीं घबराएंगे और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर इसी तरह का रोमांसिक और ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो लेकर फिर अगले एपिसोड यानी अगले फिर वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।